सभी साथियों को नमस्कार। माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने माइक्रोवेव क्या होती है, माइक्रोवेव कैसे प्रोपोगेट करती है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी एप्लीकेशन और माइक्रोवेव के एडवांटेज हमने पढ़ लिए थे। हमने यह भी पढ़ा था कि मैक्सवेल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन करके हम किस प्रकार एक प्लेन वेव, सिंपल प्लेन वेव जो कि आकाश में किस प्रकार से प्रोपोगेट करेगी, उसका डेरिवेशन भी हमने किया था। और उसमें हमने पाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट होंगे प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में, वो जीरो होंगे। और हमने प्रोपोगेशन की डायरेक्शन उस लेक्चर्स में जेड एक्स में मानी थी, मतलब जेड दिशा में मानी थी। तो हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जेड कंपोनेंट उनमें जीरो मिले थे। हमने मैक्सवेल्स इक्वेशन को सोल्व करते हुए वेव इक्वेशन भी निकाल ली थी और उसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस लगा के हमने यह भी पाया था कि जब कोई वेव मेटल की सरफेस पर गिरती है तो वो मेटल के कुछ जितनी दूरी तक जाती है, मतलब जितनी दूरी तक वो अब मेटल के सरफेस को पेनिट्रेट करती है, उसको हमने स्किन डेप्थ कहा था, जो कि पिछले लेक्चर में था। मैं अगर मेरे पास वो स्लाइड है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो हमने जिसे हमने नाम दिया था स्किन डेप्थ, और उसका डेरिवेशन करके हमने यह फॉर्मूला निकाला था, जिसमें हमने यह पाया था कि जो डेप्थ होगी, जितनी दूरी तक सपोज ये ब्लू कलर है, जितनी दूरी तक वेव इसके अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी, उस दूरी को हमने ये डेल्टा से दिखाया था। और यह दूरी दो चीजों पर निर्भर करती थी। एक तो मेटल की कंडक्टिविटी सिग्मा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी थी फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे जैसे हम हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे यह डेप्थ कम होगी। इसीलिए हम कहते थे कि जो हमारी हमने क्लास स्कूल टाइम पे हमने पढ़ा था कि एसी करंट जो होती है वो वायर के सरफेस से फ्लो करती है और डीसी करंट वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन से फ्लो करती है। और उस वक्त हमारी फ्रीक्वेंसी होती थी 50 हर्ट्ज। और माइक्रोवेव में हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं गीगा हर्ट्ज में। तो यह हर्ट्ज की तुलना में 10 टू द पावर 9 टाइम्स ज्यादा हो गई। मतलब जितनी हमारी जो सिंपल करंट होती है, जो 50 हर्ट्ज का जितना प्रोपोगेट करेगा, उससे ये फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की, मतलब सॉरी पेनिट्रेट करेगा, उससे माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी बहुत कम पेनिट्रेट करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि मेटल की सरफेस से जस्ट ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मेटल्स के अंदर वो जा नहीं सकती है। यही माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी होती है। और हमने वेव इक्वेशन ये सब डेराइव कर लिया था। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो आज के लेक्चर को देखने से पहले पिछले लेक्चर्स देखें। आज का लेक्चर हमारा बेसिकली थ्योरेटिकल लेक्चर होगा और मुख्य टॉपिक है आज हमारा व्हाट इज द वेव गाइड। तो देखिए, वेव गाइड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वेव और दूसरा है गाइड। मतलब वेव को गाइड करना। जैसे हम एक सोर्स है, मान लीजिए हमारा एक वाटर टैंक है, इसमें हमारे पास पूरा ये वाटर से फिल है यहां तक। और मान लीजिए आपको अपने खेत में पानी देना है, खेत यहाँ है, तो आप इसमें क्या करते हैं, यहां से ट्यूब, वाटर ट्यूब रहेगी। तो ये ट्यूब क्या करेगी, इस पानी को इस टंकी से निकाल कर एक रास्ता प्रदान करेगी, गाइड करेगी जहां तक आपको लेके जाना है वाटर को। तो बेसिकली हमारा वेव गाइड क्या करता है, हमारा वेव गाइड जिस प्रकार वाटर ट्यूब वाटर को गाइड करते हुए पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, उसी प्रकार वेव गाइड हमारे वेव को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का
कार्य करता है। बेसिकली वेव को गाइड करेगा और वो वेव को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। तो वेव गाइड हमारी यूज होती है वेव का वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसको जनरल डेफिनेशन टाइप का मैंने कुछ लिखा है जो छात्रों को नोट्स बनाने के काम में आ सकता है। तो बेसिकली वेव गाइड एक होलो मेटेलिक ट्यूब होती है, जिस प्रकार वाटर के लिए खोखली ट्यूब होती थी जिससे पानी जाता था, उसी प्रकार ये भी एक मेटल्स की ट्यूब होंगी। वाटर के लिए हमारे पर मेटल की नेसेसरी नहीं थी, बट वेव माइक्रोवेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें एक मेटल ट्यूब की आवश्यकता होगी। तो वेव गाइड बेसिकली क्या हुई, दीज आर ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मैंने बोला था कि ये ट्रांसमिशन लाइन होती है क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफर करा रहे हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट होता है एक पावर स्टेशन से, फिर यहाँ से कुछ वायर निकलते हैं, ये वायर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या देते हैं, मार्ग प्रदान करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जानी चाहिए, फिर आपके हाउस होल्ड तक बहुत चरणों से आके ये निकलती है। और ये जो वायर आपने देखे होंगे जो होते हैं बहुत हाई वोल्टेज लाइन को, इनको आप जनरली क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। उसी ये किसको होती है, 50 हर्ट्ज की लाइन को ट्रांसफर कराती है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सिंपल वायर से ट्रांसफर हो सकती है। उसी प्रकार हमारी जो माइक्रोवेव सिग्नल है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज के जो सिग्नल है, उनको ट्रांसफर कराने के लिए एक स्पेशल टाइप की ट्रांसमिशन लाइन होती है जो माइक्रोवेव सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे। और वेव गाइड की डेफिनेशन जब आपको लिखनी हो तो आप लिखेंगे वेव गाइड्स आर होलो मेटेलिक ट्यूब विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ। The shape of cross section can be any kind, but generally rectangular and circular cross sections are commonly used in practice. The wave propagates through these waveguide by several इसके बाद आप लिखेंगे several reflection from inner wall of waveguide। अब ये डेफिनेशन को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास एक मेटल का ट्यूब है, उसका मेटल का ट्यूब जनरली आप तो सर्कुलर ही देखते हैं कि सर्कुलर ट्यूब होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, ये पूरा एक तरह से क्या हो, सर्किल होता है। पर ये सर्किल नहीं हो के मान लो ये कुछ ऐसा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, पर आगे तक ये जा रहा हो थ्रू आउट लेंथ। मतलब आप इसको यहां से, जैसे मान लो इस ट्यूब को यहां से काटेंगे तब भी आपको ऐसा ही सेक्शन मिलेगा, आप आगे से काटेंगे तब भी आपको उसका जो ओपनिंग रहेगा उसका शेप इधर रहेगा। इसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मतलब जैसे मैंने यहां फिगर में दिखाया था, ये कैसा भी शेप हो, ये एक ट्यूब है, मेटल की ट्यूब है जो अंदर से क्या है, होलो है, बाहर से कुछ इसका थिकनेस होगा। आप इसको यहां से भी काटेंगे तब आपको ऐसा ही शेप मिलेगा, यहां से काटेंगे तब भी आपको ऐसा ही शेप मिलेगा। थ्रू आउट लेंथ मतलब पूरी की पूरी लेंथ में आपको सेम ओपनिंग मिलेगी, उसको आप बोलते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ऐसा क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका शेप कैसा भी हो सकता है। मैंने देखो एक रफ, बहुत ही रफ शेप बना दिया, ऐसा शेप भी हो सकता है, बट थ्रू आउट लेंथ में होना चाहिए, पूरी दूरी में। ठीक है, पर जनरली जो कॉमनली यूज करी जाती हैं वेव गाइड, उनका दो शेप प्रमुख होते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन और दूसरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब ये रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैसे दिखते हैं वो जरा देखिए। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मतलब एक बार, एक रेक्टेंगुलर का बार, ये होलो है, यहाँ ऊपर ये मेटल का एक सीट है। ठीक है, समझ गए, ये पूरा एक मेटल सीट है, इधर से एक मेटल सीट है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे माचिस आपने देखी होगी, तो माचिस के अंदर का भाग आप निकाल दो तो जो बाहर का एक कवर बचता है वो एक रेक्टेंगल शेप का होता है। सेम वही है ये, उसको आप रेक्टेंगुलर वेवगाइड बोलते हैं। तो इसके अंदर से वेव जब इनपुट करेगी और इधर से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर।
क्रॉस सेक्शन वेवगाइड, इसको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वेवगाइड बोलेंगे। इसी प्रकार अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो तो उसको एक सर्कुलर ट्यूब, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक सर्कुलर रोड लिया जाए और उसको होलो कर दिया जाए तो आपको सर्कुलर वेवगाइड मिल जाएगी, जो मैंने यहां दिखाई है। ठीक है, तो इसको सर्कुलर वेवगाइड बोलते हैं। और एक अन्य प्रकार की वेवगाइड होती है जिसका क्रॉस सेक्शन इस प्रकार होता है, दिखने में ये रेक्टेंगुलर जैसी ही है, बट मान लीजिए यहां से आपने, देखिए इसको देखिए, यहां से इसका ओपनिंग इतना बड़ा था, थ्रू आउट पूरी की पूरी लेंथ में इसका ओपनिंग सेम है। इसमें क्या किया, इतनी दूर में तो आपको ओपनिंग ज्यादा है, बट कुछ हिस्से के लिए आपने इसका ओपनिंग कम कर दिया। ठीक है, गैप कम कर दिया। देखिए यहां इन ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट के बीच में गैप ज्यादा था, पर ये बीच में ऊपर वाली प्लेट की थिकनेस बढ़ा दी, नीचे वाली प्लेट की थिकनेस भी बढ़ा दी, तो इनका गैप कम हो गया। तो इसको बोलते हैं डबल रिजिड वेवगाइड। ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड ही है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है कुछ स्पेशल पर्पज के लिए, जिससे हमारा वेवगाइड ब्रॉडबैंड हो जाता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे ब्रॉडबैंड क्या होता है। ब्रॉडबैंड के लिए यूज किया जाता है इसको, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी को आप इससे ट्रांसफर करा सकते थे। जैसे हमारा माइक्रोवेव में क्या होता है, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, पर आपका एक वेवगाइड सारी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर नहीं करा सकता। इसके कुछ बैंड, जो हमने बैंड पढ़े थे सेकंड लेक्चर में, एक बैंड को एक तरह का वेवगाइड, मतलब इसका एक साइज, इसका जो साइज होगा क्रॉस सेक्शन का, वो कुछ एक बैंड को ही ट्रांसफर करा सकेगा। और ज्यादा रेंज को ट्रांसफर कराना हो तब आप इसका शेप में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इस प्रकार, तो वो ब्रॉडबैंड हो जाता है, उसको आप रिजिड वेवगाइड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा माइक्रोवेव वेवगाइड से कैसे प्रोपगेट करेगा, इसको जरा देखते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड के टर्म में। तो इसका आप अगर इसको देखेंगे, ये वेव इधर से जाएगी और इस आगे तक जा रही है, तो उसको दिखाने के लिए मैंने इसका 2D स्ट्रक्चर इधर बनाया। सपोज कोई वेव आ रही है, तो जब ये वेव, इसके यहाँ पर क्या है, मेटल सरफेस है, और हमने पढ़ा है कि माइक्रोवेव मेटल सरफेस से टकरा के क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो होगा क्या, जैसे ही वेव इससे आएगी, ये टकराएगी और इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। आपने देखा, फिर से देखिए, जब एक वेव आई वो सेवरल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे प्रोपगेट करेगी। इस तरह से वेवगाइड आपका माइक्रोवेव को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसफर करा देता है। यही वेवगाइड का यूज होता है। अब हम इसी लेक्चर में थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा आगे का कुछ भाग, व्हाट इज द मोड्स क्या होते हैं, बट मेरा रिकॉर्डिंग 15 मिनट का ही हो सकता था, इसलिए मुझे ये लेक्चर यहाँ रोकना पड़ेगा और इसको मैं दूसरे लेक्चर, दूसरी रिकॉर्डिंग करके इस लेक्चर के साथ मर्ज करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू। तो वेवगाइड के अंदर हमारा माइक्रोवेव एक इनपुट पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा था। अब जब वो जाता है, तो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था आपको, वो बहुत सारे रिफ्लेक्शन करके जा रहे हैं। तो ये जाने का जो प्रकार होगा, मतलब सपोज ये कुछ एंगल बना के यहाँ इंसिडेंट हो रहा है। देखो सपोज अगर मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर खींचूं तो यहाँ कुछ एंगल होगा, है ना, तो ये डिफरेंट एंगल पे आ सकता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा उसका तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट तरीका होगा, तो अगर हम सपोज इस वेवगाइड को देखें, रेक्टेंगुलर वेवगाइड को देखें, और इसके डिफरेंट लोकेशन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नापें, सपोज अगर हम इसकी विड्थ में ये एक वॉल से दूसरी वॉल की तरफ जाएं और हर जगह हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट करें, तो हम पाएंगे कि किसी केस में सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, किसी में यहाँ पे मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम
अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पूरी वेवगाइड में जो डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी थ्रू आउट द लेंथ, और इस क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका वो बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पूरा वेवगाइड में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। मान लो एक केस ऐसा तो हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में मैक्सिमम है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप नापना चालू करें तो इस पॉइंट पे 0, फिर इस पॉइंट पे भी 0, बट सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिली। हो सकता है दूसरा केस ऐसा हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में मिनिमम हो और सेंटर से इस तरफ यहां मैक्सिमम हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को ही हम मोड्स कहते हैं। मतलब कितने तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को वेवगाइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, उसको मोड कहते हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि ये टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। आगे के कुछ लेक्चर में जब हम डेरिवेशन कर लेंगे तब आपको ये मोड क्या होता है इसकी पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। एक चीज और समझ सकते हैं यहां से, जैसे इस फिगर से, कि ये जो इंसिडेंट एंगल था आपको ऐसा समझ सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आएगी। तो यहाँ सपोज यहाँ देखिए इतनी से इतनी दूरी में तय करने में आपको कितने रिफ्लेक्शन लगे, 1 2 3। हो सकता है ये कुछ एंगल अलग करके आए तो यहाँ रिफ्लेक्शन 1 2 3 की बजाय, सॉरी ये ऊपर चला गया है, ऊपर तक न जाके यहां से ही ऐसे, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब ज्यादा रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। तो मतलब कितने तरीका हो सकता है, ये इनफाइनाइट टाइप्स के तरीके हो सकते हैं। ये जो तरीके हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का, उन्हीं को मोड कहते हैं। तो मोड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, हम लिख सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से, these are the types of distribution of electric and magnetic field, or more appropriately we can say the mode are the patterns of electric and magnetic field. These are infinite types of mode, but we can categorize them into 3 category. तो पैटर्न का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप किसी का पिक्चर खींचते हैं तो आपको कुछ पिक्चर में कहाँ पे डार्कनेस, कहीं पे ब्राइटनेस, ऐसा पिक्चर आता है। जैसे आपने फ्रिंजेज का एक्सपेरिमेंट किया होगा तो फ्रिंज आपको किसी जगह पे सेंटर पे मैक्सिमा, फिर उसके बाहर मिनिमा, फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट की पिक्चर्स। एक तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, मोड्स पिक्चर हो सकती हैं किसके अंदर, वेवगाइड के अंदर। तो उसी को आप मोड कहते हैं। तो मोड समझ गए होंगे, ये तरीका है और आगे के लेक्चर में हम इसे समझ लेंगे। अब मैंने बोला इनफाइनाइट तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनफाइनाइट, उनके अंदर भी हम 3 कैटेगरी छांट सकते हैं। और वो कैटेगरी को छांटने का आधार जो होता है वो होता है हमारा जो वेव प्रोपोगेट करती है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट की क्या वैल्यू है। जैसा हमने प्लेन वेव में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों ही कंपोनेंट प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में 0 होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होती है प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में प्लेन वेव। तो वो एक तरीका हो गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का, किसमें, स्पेस में। ऐसा ही तरीका वेवगाइड में भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, उनको हम मोड्स कहते हैं। तो 3 तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका जो मोड्स का होता है वो TEM, जिसे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोड कहते हैं, तथा यह मोड वेवगाइड में एग्जिस्ट नहीं करता। पहले ही मैं बता देता हूं, दिस मोड इज नॉट एग्जिस्ट इन ए वेवगाइड। और वो क्यों नहीं करता है वो हो सकता है मैं आज बता दूं या आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा, या आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, वाई TEM मोड कैन नॉट प्रोपोगेट इनसाइड ए वेवगाइड और ए सिंगल वायर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और जो हमारा प्लेन वेव जो प्रोपोगेट करता था स्पेस में वो TM मोड ही होता था। तो और हमने प्लेन वेव में क्या बोला था, EZ और HZ 0। तो यही डेफिनेशन होगी TM मोड की। देखिए, इन दिस मोड द कंपोनेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड
इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज जीरो, मतलब जिधर वेव जाएगी, तो हमारा प्लेन वेव कैसा था, ऐसा प्लेन वेव था, और हमने माना था ये प्लेन वेव ऐसा जा रहा है जेड डायरेक्शन में, और इसमें हमने पाया था इजेड और एच जेड जीरो हो, तो उसको हम टीएम मोड बोलेंगे। तो ठीक है, ये प्लेन वेव केस के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, टीएम मोड होता है, बट टीएम मोड कोएक्सियल लाइन में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बस होगा क्या, टीएम मोड का मेन डेफिनेशन क्या हुआ कि जिधर वेव जाएगा, जिस डायरेक्शन में वेव जाएगा, उस डायरेक्शन में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना ही मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट होगा। और इसे अच्छे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इफ वेव इज प्रोपोगेटिंग इन जेड डायरेक्शन देन ई जेड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट एंड एच जेड मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट आर जीरो। ठीक है, तो जेड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जीरो हो गए, बट बाकी जो कंपोनेंट होंगे, ऐसा मतलब नहीं है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा तो वे भी नहीं होगी। ई एक्स या ई वाई या एच एक्स ऐसे ही, और एच वाई, इनमें से कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, जैसा हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा था। यदि ई एक्स होगा तो वहां एच वाई आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में होगा तो हमारे पास क्या आया था पिछले लेक्चर में, एच एक्स आएगा। ठीक है, ऐसा जरूर होगा जो मैंने यहां लिखा है। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव कंपोनेंट्स ओनली इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन हमने क्या माना था, प्रोपगेशन का। अब द टीएम मोड को आप जरा और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई कार्टेशियन सिस्टम है, तो हमारा एक वेक्टर को हम किस तरह से, सदिश को कैसे दिखाते हैं, एक एरो से, ओरिजिन से कोई एरो, और उसके कंपोनेंट हम तोड़ते हैं तो इसका एक्स दिशा में एक कंपोनेंट मिलेगा एक। ऐसे ही अगर हम यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं प्लेन पे, फिर हम एक ऐसा खींचते हैं तो वाई दिशा में एक कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, जेड दिशा में एक कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो टीएम जो मोड होगा, इसमें हमारा इस जेड डायरेक्शन जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन होगा, उसमें कोई भी, ये कुछ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसका कोई भी हिस्सा जेड में नहीं आएगा, एक्स में आएगा और वाई में आएगा, पर जेड में कुछ नहीं आएगा। जैसे हमारा ये मान लीजिए, अगर हमने हमारा वेव जेड दिशा में जा रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एरो किस तरफ है, एक्स में, तो एक्स दिशा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वाई दिशा में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका देखिए वेक्टर इधर ही सीधा एक्स में है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट किसमें नहीं है, जेड में नहीं है। ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, इसका कोई भी कंपोनेंट जेड में नहीं होगा। तो ये होता है हमारा टीएम मोड, जो हमारा फ्री स्पेस में और कोएक्सियल लाइन में, मतलब या तो एक से ज्यादा कंडक्टर होना चाहिए। और वेव गाइड में मैंने क्या बताया था अभी, एक ये होलो मेटेलिक ट्यूब होती है, तो ट्यूब होगी वो सिर्फ एक ही कंडक्टर से मिलकर बनेगी, तो जहां एक कंडक्टर होगा वहां टीएम मोड प्रोपोगेट नहीं करेगा। और वो क्यों नहीं करेगा, इसका आंसर आपको ढूंढना है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, व्हाई टीएम मोड कैन नॉट प्रोपोगेट इनसाइड ए वेव गाइड। जब हम वेव गाइड का कुछ आगे का डेरिवेशन कर लेंगे तो अब मैं इसका आंसर दूंगा। अब दूसरा मोड आता है, दूसरा कैटेगरी ऑफ मोड्स होती है टीई मोड। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। और ये ट्रांसवर्स मैं बार बार यूज कर रहा हूं। ट्रांसवर्स का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब मैं एक दिशा प्रोपगेशन जेड मान ली है तो मेरी दो परपेंडिकुलर दिशा बचेंगी वाई और एक एक्स, दो दिशा बचती है। तो ये जो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बच गई, इन दोनों को ही ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड का मतलब हो जाएगा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगी। और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या बची है, एक्स व वाई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी या तो एक्स में होगी या वाई में होगी, बस जेड में नहीं होगी। उस मोड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। तो मतलब ये हुआ, जब वेव गाइड में जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है,
एक्स या वाई में कुछ हो सकता है बट जेड में नहीं होगा, तो उस मोड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, और ये वेवगाइड में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक कंडीशन तो आ गई, ई जेड तो जीरो होगा, परंतु ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में एच जेड जो होगा वो आपका जीरो नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जेड दिशा में होगी। जैसे देखिए यहां पे जेड दिशा में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, बट जब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड होगा उसमें ये बी का एरो, बी का एक घटक जो वाई में दिखा रहा है एक जेड में भी होगा, बी इस तरह से होगी डिस्ट्रीब्यूट। वो मैं आगे जब हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड के मोड, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड पढ़ेंगे तब मैं आपको उनकी पिक्चर्स दिखाऊंगा, तब ये मोर क्लियर हो जाएगा। बेसिकली होगा क्या, सपोज मैं यहाँ थोड़ा सा बनाने का कोशिश करता हूँ, बनेगा तो, क्योंकि बोर्ड होता तो बना सकते थे परंतु पीपीटी में माउस से बना पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जेड में नहीं होगी तो वेव क्या होगी, देखिए ऐसा एक प्लेन होगा, मतलब मैं ये बनाना चाह रहा हूँ ऐसे, ये एक प्लेन, एक सर्कल होगा, ये जेड होगा और ये आपका एक्स था, तो ये जो प्लेन होगा वो आपका एक्स और वाई प्लेन में होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स वाई प्लेन में होगी। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड देखिए इधर जा रही है, तो इसका जब आप कंपोनेंट तोड़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किसी क्षण मान लो इस डायरेक्शन में है तो इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे तो आपको जेड डायरेक्शन में मिल जाएगा। पीपीटी में समझा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप ये बस इतना याद रखिए कि जेड कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं होगा। अब आता है टीएम मोड, ये जस्ट टी का रिवर्स हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एच जेड आपका जीरो होगा परंतु ई जेड आपका जीरो नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो जेड कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में, परंतु मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए यहां हम ई जेड और एच जेड ले रहे हैं क्योंकि हमने प्रोपेगेशन की डायरेक्शन जेड मानी हुई है। अगर किसी बुक में ये एक्स डायरेक्शन प्रोपेगेशन मान लेगा तो यहाँ ई जेड ने होके वहां पे क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होगा। ठीक है, बोथ जीरो नहीं होंगे, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जीरो नहीं होंगे, या तो इलेक्ट्रिक जीरो होगा या मैग्नेटिक जीरो होगा। और टीएम मोड में क्या हो रहा था, पिछला जो मोड था उसमें हमारे दोनों जीरो हो रहे थे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का मोड का डेफिनेशन। आशा करता हूं आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड शुरू करेंगे जिसका पिक्चर मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, और इसमें वेवगाइड के बारे में इसका डेरिवेशन करेंगे, क्या होती है, कैसे पावर का ट्रांसफर होता है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कीजिए। धन्यवाद।